जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे अभी अपने प्रीवियस सेशन में। आज का जो लेक्चर है हमारा वो लेक्चर नंबर 5 है, अप्लाइड फिजिक्स का। और इसमें हमने जो स्टार्ट किया है सेशन को वो इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी डेफिनेशन के हवाले से। चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। इसके बाद हमने डिस्कशन की है इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन उससे पहले मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कॉन्सेप्ट आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर से, एटम का जो स्ट्रक्चर है उससे। अब आप ये देख रहे होंगे कि जो भी हमारे पास एटम होता है, आप इसको देख रहे होंगे कि एटम का ये स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दो हिस्से होते हैं। एक इसके शेल, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, ये शेल हैं। ये नंबर ऑफ शेल हो सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक दो तीन, तीन शेल हैं इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। जो तीन शेल हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम के हिसाब से या सब्सटेंस के लिहाज से छोटे, कम या ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का जो एटम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, छोटा है। लेकिन इसके मुकाबले में यूरेनियम देखें, सीजियम देखें, स्ट्रोंशियम देखें, डिफरेंट काइंड ऑफ जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके डिफरेंट छोटे बड़े इलेक्ट्रॉन के साइज होते हैं और उसके हिसाब से उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर बड़ा या छोटा हो सकता है, नंबर ऑफ शेल्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर आप गौर करें, सिर्फ और सिर्फ हमारे दो हिस्से हैं। नंबर वन, शेल जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और नंबर टू, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारे दो हिस्से होते हैं। जैसे ये ब्लू से आप देखें, ये डॉटेड जो ब्लू से स्पॉटेड नजर आ रहे हैं ये आपके प्रोटॉन है। ब्लू से जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं बल्कि वो न्यूट्रॉन है। और ऑरेंज से जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो कॉम्बिनेशन है, जितनी क्वांटिटी है वो एटम के शेल में होती है, एटम के न्यूक्लियस में होती है, जबकि शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। क्लियर है? मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। एटम के स्ट्रक्चर के अंदर दो हिस्से हैं। एक तो इसका शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इसमें तीन चार शेल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स आप देखेंगे ग्रीन कलर से, ये इलेक्ट्रॉन इनमें रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जबकि शेल के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इन शेल को ऑर्बिट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ें देखी। अब ये जो तीन चीज़ें हैं, जैसे शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है। प्रोटॉन पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर प्रोटॉन, जो कि ये ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो प्रोटॉन जो है वो आपके, जो आप यहाँ देख रहे हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटीज के लिहाज से पॉजिटिव चार्ज रखता है। और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, नो चार्ज। तो चार्जेस से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसी तरीके से एक और अगर हम डायग्राम ये देखें, इसमें आप अगर देखें तो बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक ये भी एक 2D मॉडल। इससे पहले जो हम देख रहे थे वो भी एक टू, इट्स अ 2D मॉडल बट लुक्स लाइक इन रिप्रेजेंट इन 3D। अब अगर इसको यहाँ देखें तो शेल इलेक्ट्रॉन्स, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। अब इनके मुताबिक आप अगर गौर करें तो ये भी वही स्ट्रक्चर है, लेकिन ये रिवॉल्विंग स्टेज में इस तरह से 2D में दिखाया गया है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है एक नाइट्रोजन एटम की। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं, आप गौर करें, पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे शेल में यहाँ पे जो रिमेन बचते हैं फिर उसके बाद आते हैं एक दो तीन चार पाँच, पाँच और दो, सात, सात टोटल नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसमें फिल होते हैं। तो दूसरी बात, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन की तादाद भी उतनी ही होती है।
आप अगर प्रोटॉन गिने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो वो आपको 7 ही मिलेंगे। तो ये इस तरीके से आपको, और न्यूट्रॉन भी यहाँ 7 ही हैं। तो ये नाइट्रोजन का एक एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन की फुलफिलमेंट नजर आ रही है। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करा जाता है, बताया जाता है। यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए। फर्दर हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो हमारा एस्पेक्ट है, अब हम इसकी बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर। तो मैंने इससे रिलेटेड जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट था वो भी आपको एक्सप्लेन किया है। Hopefully all the things have been clear, and no one have the kind of question. So we continue our session. So coming towards the definition, all electrons have exactly the same charge, the charge on the proton in the atomic nucleus. तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, प्रोटॉन का चार्ज क्वांटिटी में बराबर होता है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के अंदर, चाहे वो नाइट्रोजन का ले लें या हाइड्रोजन का ले लें या हीलियम का ले लें, इनमें क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक न्यूक्लियस के हिसाब से हैज अ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। लेकिन फर्क ये होता है कि जितनी क्वांटिटी के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इन दोनों के चार्जेस अपोजिट होते हैं। मतलब कि 7 इलेक्ट्रॉन तो हैं लेकिन 7 प्रोटॉन ही होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो 7 हैं उनका नेगेटिव चार्ज होगा, और प्रोटॉन जो होंगे उनमें उनका पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये फर्क है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। फर्दर अब प्रोटॉन की बात ले लें या इलेक्ट्रॉन की बात हम ले लें, इन दोनों के अंदर दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, सिर्फ चार्ज की नेचर में फर्क होता है पॉजिटिव नेगेटिव से। इस हिसाब से अगर आप गौर करें तो E इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 1.60 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम मैग्नीट्यूड में होता है ये। तो इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, वो कूलम में इतनी होती है। और जैसा कि यहाँ बताया गया है कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इस कूलम। कूलम एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने कूलम्स लॉ रिप्रेजेंट किया था फिजिक्स के अंदर, और उनके नाम से ये जो चार्ज की क्वांटिटी है, यानी उसका रिप्रेजेंटेटिव एंटिटी यूनिट, वो कूलम रखा गया है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है जिसका यूनिट कूलम में है। इसके बाद हम अगले एस्पेक्ट पे जाते हैं, कूलम्स लॉ की तरफ। अब यहाँ पे हमने कूलम का जब जिक्र किया था, कूलम्स लॉ का, तो कूलम्स का भी एक लॉ है जो कि हमें चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन या अट्रैक्शन का बताता है। ये भी बेसिक हमने क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और वो चार्जेस अगर दो आपस में आमने सामने रखे हुए हैं और वो सेम नेचर के हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं कि सेम चार्जेस एक दूसरे को दफा करते हैं, दूर भागते हैं एक दूसरे से। लेकिन अनलाइक चार्जेस, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव अगर आपस में हो, सपोज करें हमने दो चार्ज लिए हुए हैं आपस में, एक दूसरे के साथ रखे हुए हैं, और उनके दरमियान जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्जन है, उसके मुताबिक अ, वो उस फोर्स को निकाला जाता है कूलम्स लॉ के जरिए से। तो इसीलिए कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बताया जाता है। अब फोर्स जो है वो न्यूटन ने रिप्रेजेंट करी थी शुरू में। ये कूलम्स लॉ के जरिए हमें ये तो निकल रहा है उसने कूलम्स लॉ बनाया, लेकिन ये जो फोर्स है वो रिप्रेजेंटेटिव एंटिटी न्यूटन ने रिप्रेजेंट की थी। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमें पूरा का पूरा कूलम्स ने दिया है, लेकिन इससे हासिल हमें फोर्स होती है, और फोर्स का यूनिट न्यूटन है। ठीक है। अब इसमें F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो K है उसकी वैल्यू होती है 9। अब ये 8.99 को भी हम सिंप्लीफाई करें तो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर से इसको रिप्रेजेंट करा जाता है। और K जो है वो कूलम्स कांस्टेंट है। तो अब हम कूलम्स लॉ के हवाले से ये जो
ये कॉन्सेप्ट है कि F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये आया कहाँ से है इससे बात कर लेते हैं। तो इसको अगर आप राइट डाउन कर लें, मैं वर्बली एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि ये मैट्रिक में भी है और इंटर इंटर के अंदर भी पढ़ाया जाता है, इंटरमीडिएट के अंदर, मेट्रिकुलेशन के अंदर भी। तो नॉर्मली तकरीबन लोगों को पता है ये, लेकिन फिर भी इस लॉ को, स्टेटमेंट को अगर आप अपने पास लिख लें, जो यहाँ भी लिखा हुआ है, बट मैं इन अदर वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगा इसको, कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है चार्जेस के दरमियान। और जब भी हम ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर रहे होते हैं तो मिनिमम भी दो चार्जेस के दरमियान इसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो दो चार्जेस Q1 Q2 अगर आपस में एक दूसरे के साथ रखे हुए हों किसी रीजन के अंदर, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रही होती है। तो उससे हम अखज़ करते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस and inversely proportional to the square of the distance between them. तो दिस इज ऑल अबाउट दी कूलम्स लॉ। उसमें के जो है वो कूलम्स कांस्टेंट है। तो जब भी हम इसका फॉर्मूला ड्राइव कर रहे होते हैं तो आखिर में जाकर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिप्लेस करके के को लेकर आते हैं, दैट इज के फॉर कूलम्स कांस्टेंट। तो फिर ये फॉर्मूला हमारा अरेंज हो जाता है एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर के हिसाब से। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कूलम्स लॉ के हवाले से। तो ये कोई बेसिक फिनोमेना है कूलम्स लॉ का, और कूलम्स लॉ के अंदर हमें ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया और बताया जाता है। तो यहाँ से हम थोड़ा आगे मूव करते हैं। तो वो फोर्स जो कि चार्जेस के दरमियान लग रही होती है, अगर ये दोनों चार्ज यानी Q1 और Q2 आपस में पॉजिटिव हों, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे को रिपेल करने वाली हो, क्योंकि ये चार्जेस जो है वो सेम है। स्क्रीन तो शेयर हुई भी है। स्क्रीन शेयर है। आप मैं दोबारा बहरहाल इसको अनशेयर करके शेयर करता हूँ, लेकिन स्क्रीन शेयर है। सॉरी, बहरहाल मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। वो उस वक्त पीपीटी शेयर हो रही थी। बहरहाल थैंक यू वेरी मच फॉर रिमाइंडर। होपफुली अब स्क्रीन शेयर हो रही होगी, तो मुझे कंफर्म कर दें स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है। जी थैंक यू। हम कंटिन्यू। मैं इसके बारे में बता रहा था आपको कि ये जो कूलम्स लॉ है, इसमें मैंने स्टेटमेंट इसका बताया था आपको, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड दिस इज द फॉर्मूला एंड the statement which I verbally explain you. Statement also write down in another way here. कूलम्स कांस्टेंट जो कि कूलम्स लॉ के फॉर्मूले में आता है के, ये कूलम्स कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। और ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फर्दर मैंने इसके बाद बताया था कि जो चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस, आपस में जो एक दूसरे के साथ रीजन में रखे हुए होते हैं, Q1 और Q2, इनके दरमियान सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस R से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन जो पैदा हो रही होती है, अब देखें दोनों फोर्सेस, दोनों चार्जेस Q1 Q2 जो आपस में रीजन में रखे हुए हैं, सेम चार्जेस हैं। तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन पैदा हो रही होगी, डेफिनेटली फोर्स ऑफ रिपल्जन ही होगी। तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे होंगे चार्जेस, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो वो फोर्स जो कि Q1 से Q2 पे लग रही होगी वो F12 होगी, और वो फोर्स जो कि 2 से 1 पे लग रही होगी वो F21 होगी, जिसके नतीजे में ये फोर्स यहाँ से इस डायरेक्शन में आ रही है और ये फोर्स यहाँ से इस डायरेक्शन में आ रही है। तो ये कॉन्सेप्ट है लाइक चार्जेस का।
ए मैंने बताया। अब सी अगर आप देखें तो वो भी सेम फिनोमेना के ऊपर ही है। सेम लाइक चार्जेस, माइनस और माइनस अगर आपस में रखे हुए हों, तो माइनस माइनस अगर आपस में लाइक चार्जेस एक दूसरे के साथ एक रीजन में रखे हुए हैं, तो ये बी आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो वो फोर्स जो कि 1 से 2 पे लग रही होगी वो F12 होगी, और वो फोर्स जो कि 2 से 1 पे लग रही होगी वो F21 होगी। तो सेम फिनोमेना पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव का हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम तीसरे एस्पेक्ट पे आते हैं जो कि बी है, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी अनलाइक चार्जेस। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी ये इसको अट्रैक्ट करेगा एक फोर्स से F21 से, और ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा F12 से। तो ये दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो रही होगी, तो इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी चार्जेस कही जाएगी। और बी और ए और सी के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन कही जाएगी। तो ये एक्सप्लेनेशन है लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस की उस फोर्स के साथ जो कूलम्स लॉ की हमने अभी पढ़ी है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया है कि आप यहाँ पे अगर देखें कि हाइड्रोजन के दो एटम हैं जो the electron is separated from the proton by an average distance of 5.3 into 10 to power minus 11 meter. Calculate the magnitude of the electrostatic force of attraction exerted by the proton on electron. प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की तरफ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन नहीं होगी बल्कि अट्रैक्शन होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो नेगेटिव है और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज exerted in between the charges, जो कि इन्होंने यहाँ पे डायग्राम से रिप्रेजेंट करके हमें बताया है। तो Q1 और Q2 ये दोनों चार्जेस हैं, और दोनों के चार्जेस को E से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फर्क क्या है? प्रोटॉन के चार्ज को प्लस E और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव E से रिप्रेजेंट किया जाता है। और प्रोटॉन के चार्ज Q1 और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को Q2 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रही होगी डिस्टेंस बिटवीन आर के लिहाज से। तो अब हम यहाँ जानते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अ, वो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड में तो बराबर होता है। वो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा हुआ भी है, अगर आपको मैं दिखाऊं, ये होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो मैग्नीट्यूड वाइज ही होता है, 1.60 टेंस टू पावर माइनस 19 कूलम। तो इसको इन्होंने यहाँ पे यूज कर लिया। तो Q1 और Q2, अब जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा और प्रोटॉन का चार्ज होगा वो दोनों बराबर होंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सिर्फ फर्क होगा इनके पॉजिटिव नेगेटिव का। बहरहाल इसमें यहाँ पे मॉड का साइन लगा हुआ है, तो जो साइन ऑफ नेगेटिव आएगा वो भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पे मॉड लगा हुआ है। और मॉडलेस साइन, मॉड साइन की ये खूबी होती है कि नेगेटिव नेचर को भी पॉजिटिव नेचर में ये कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद जो है डिवाइड बाय आर स्क्वायर लिखा है, यानी 5.3 टेंस टू पावर माइनस 11 मीटर स्क्वायर आर स्क्वायर जो लिखा हुआ होता है, यानी जो इनके दरमियान फासला था वो ये बता दिया है। और के फॉर कूलम्स कांस्टेंट जो कि 9 इंटू टेंस टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, अगर आप ये यूनिट्स जो है ना, इतने बड़े बड़े यूनिट, इसको अगर रिप्लेस कर दें तो ये चीज़ और ज़रा छोटी होके सिमट जाएगी और ये आसानी से समझ आ जाएगी। बहरहाल इसके बाद जो है हम फोर्स एफ की वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद निकालेंगे। तो इन दोनों वैल्यू को आपसे मल्टीप्लाई करेंगे और इनके रिजल्ट को डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू से। लेकिन उससे पहले भी 5.3 इंटू टेंस टू पावर माइनस 11 का स्क्वायर्ड कैलकुलेट करेंगे, इसका भी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे डिवाइड करेंगे इसके रिजल्ट को। तो आपके पास रिजल्ट में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी। अट्रैक्शन क्यों? क्योंकि दोनों चार्जेस आपस में अपोजिट नेचर के हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के हैं। तो इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी वो 8.2 इंटू टेंस टू पावर माइनस 8 न्यूटन आ जाएगी। तो इस तरीके से ये हमने स्केच करना करके प्लेस करके सिंप्लीफाइड ड्राइव करने के बाद यहाँ पे इसके रिजल्ट को कैलकुलेट करके रिप्रेजेंट किया। तो इस तरीके से हम फोर्स को मालूम करते हैं। ये भी एक सेम फिनोमेना है जो कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के दरमियान है, बल्कि ये सॉरी, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है पॉजिटिव से नेगेटिव, और पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी 1 से एक्सर्टेड फोर्स 2 पे लग रही है और 4 और 3 के दरमियान जो एक्सर्टेड फोर्स है वो
2 पे लग रही है, तो इनके दरमियान फोर्स मालूम करनी है। लेकिन अगर आप गौर करें तो इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो ज़्यादा है, तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। और इनके दरमियान जो फासला है वो कम है, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि ये फासला कम होने से एक दूसरे के करीब हैं और फासला ज़्यादा होने की वजह से एक दूसरे से दूर हैं। तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है ना, ये एक हैंड था। और कैलकुलेशन के अंदर ये चीज़ें हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आज के सेशन में यहाँ तक हमने जो डिस्कशन कर ली है, कोई अगर सवाल आपके जहन में है तो पूछ लीजिए, मैं इसे आंसर कर दूंगा। कोई डिफिकल्टी है तो डिस्कस कर लें। आई विल आंसर द काइंड ऑफ क्वेश्चन, रिजॉल्व योर क्यूरीज इफ यू हैव इन योर माइंड। नहीं तो आज के सेशन को यहाँ पे हम एंड करते हैं। बाकी जो डिस्कशन है वो हम अपने नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 6 होगा उससे स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे।